प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र सर और आप सभी के साथ हो चुका हूं इस शानदार सेशन में तैयार। आई होप कि आप सभी होंगे एकदम तटस्थ, तैयार और मजबूत। एग्जाम दर्शन के सभी शुद्धि श्रोताओं का सत्येंद्र सर का नमस्कार। बच्चों आज के सेशन में हम आपको हमारे जो मुख्य खनिज हैं जैसे कैल्शियम हो गया उसके बारे में बता के वीडियो दे दिया हूं। फास्फोरस बताऊंगा, सोडियम बताऊंगा, पोटेशियम बताऊंगा और फिर हम आप सभी लोगों को साथ ही साथ मैग्नीशियम के बारे में बताऊंगा, अलग अलग चीजें बताऊंगा। और अगर हमसे इसमें खूब डिटेल पढ़ना है, एग्जाम युग 24 आपके लिए तैयार रहता है। वहां आइए, हमारे 2 बैच महत्वपूर्ण। अगर आप बिहार के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मिलेगा नालंदा, और अगर आप यूपी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आपको मिलेगा क्या, उड़ान बैच। तो बच्चे वहां हम लोग मिलेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए हम अपनी गतिविधियों को गति देते हैं। फास्फोरस शरीर में 1% है, सल्फर भी 1% प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोटीन की संरचना में याद रहे, बोलो हाँ या ना, होता है। दूसरा, फास्फोरस का 80% भाग, ध्यान दें मेरी बात को, फास्फोरस का 80% भाग कैल्शियम से मिलकर फॉस्फेट का निर्माण करता है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम, ध्यान रखना मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना, जहां कैल्शियम होगा वहां प्रोटीन होगा और वहां फास्फोरस की भी प्रेजेंट होती है। इसने कहा 20% फास्फोरस कोमल ऊतकों और तरल पदार्थों में विद्यमान रहता है। लेकिन इसके प्राप्ति के साधन सर क्या हो सकते हैं? तो मैंने कहा जी इनके प्राप्ति के साधन जो हो सकते हैं वो हैं, प्रायः सभी भोज्य पदार्थों में फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस दूध व अंडे के फास्फोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में विद्यमान रहता है, लेकिन यहाँ अनाजों, दाल, तेल बीज व सूखे मेवे में भी फाइटिक एसिड के रूप में रहता है। अब जरा मुझे एक चीज सभी लोग बताना कि आयरन के अवशोषण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, कमेंट करके बताना एक चीज। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि कैल्शियम के अवशोषण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, ये भी बताना। ये 2 प्रश्न आपको मिल चुके हैं। आयरन अवशोषण में बाधक तत्व कौन से हैं ये बताना है, कैल्शियम के अवशोषण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं ये बताना, और जरूर बताना है, ठीक। ध्यान दें मेरे बच्चों अगली बात को। इसने कहा फास्फोरस के कार्य क्या है, इंपॉर्टेंट है। हड्डियों और दांतों के निर्माण में मदद करता है, ऊर्जा उत्पादन यानी एटीपी में मदद करता है, कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करता है, अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने में, डीएनए आरएनए के निर्माण में, एंजाइमेटिक क्रियाओं में सहायक है, कैल्शियम अवशोषण में भी सहायता देता है और कार्बोज के चयापचय में भी सहायक करता है। सभी कार्य को देख लो एक नजर। मेंस अगर आप लिख रहे हो बेहतरीन है, लिख सकते हो, ब्रीफिंग भी कर सकते हो, ये ब्रीफिंग कंटेंट हो जाएगा और साथ ही साथ आप सभी देख लो। क्लियर? उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद फास्फोरस में मेरे बच्चों मेरी इतनी बात जब होगी तो यहाँ देखो फास्फोरस की कमी का क्या प्रभाव है, ध्यान दे। वस्तुतः फास्फोरस की कमी नहीं होती, यदि हो जाए तो हड्डियां और दांत कमजोर देखने को मिले। क्या मिलेंगे? हड्डी और दांतों की कमजोरी, मांसपेशीय कमजोरी, थकान और कमजोरी मिलेगी, क्योंकि इनके इनके कमी से भूख कम लगना, विकास में रुकावट, क्योंकि हड्डी और दांत के विकास में मदद कर ही रहे हैं। तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, अवशोषण छोटी आंत में इनका होता है और उत्सर्जन गुर्दे के द्वारा होगा। बेसिकली 10 से 40%, ध्यान रखना यहाँ लिखा हूं, 10 से 40% उपयोगी, शेष गुर्दे के द्वारा बाहर निकल जाता है। क्लियर? लेकिन इतनी बात तो हमारी हो चुकी थी, फास्फोरस की कमी वस्तुतः होगी नहीं। लेकिन देखो यहाँ जो स्रोत लिखा हुआ है और साधन जो लिखा है, ये मेरे भाई सोडियम का साधन है, ये ध्यान रखना। किसका है? सोडियम का स्रोत है, नहीं तो सोच लो कि सर जी क्या लिखवा दिए भाई, या ध्यान रखो। सोडियम क्या है? सोडियम क्लोराइड के रूप में, यौगिक के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। शरीर में सोडियम कोशिका द्रव्य में, प्लाज्मा में, लसिका में, ऊतक में। बच्चा है तो 1:2, वयस्क है तो 1:1। सोडियम पोटेशियम का अनुपात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम और पोटेशियम का रेशियो कितना होता है, यहाँ मैंने ऐड कर दिया अलग से। बच्चे, एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में सोडियम 100 ग्राम तक देखने को मिलता है, याद रख चलना, क्योंकि मुख्य खनिज के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना। क्या बच्चों आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं, बताना जरूर कि कौन कौन से खनिज मुख्य खनिज के अंतर आते हैं।
और अगर आप बताएंगे तो मुझे यह एहसास होगा कि आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख रहे हैं, और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख रहे हैं तो नो डाउट आपके पास ठीक कंटेंट होगा और आप मुझे जरूर इस बात को रिप्लाई करके बताएंगे। ठीक है, एक चीज। दूसरा, उपस्थिति जो देखने को मिलती है बच्चों वो क्लोराइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट और प्रोटीनेट के रूप में होती है। मुद्दे की बात यहाँ पर ही नहीं रुकती है बच्चों, सोडियम के बारे में ये बात जैसे ही पूरा होती है हमारी बात थोड़ा सा और आगे चलती है कि सर जी ये जो सोडियम है इसके बारे में और आप क्या बताना चाहते हैं, यहाँ ध्यान रखें। जैसे बच्चों सोडियम के कार्य क्या हो सकते हैं, देखिएगा जरा सा। सोडियम के कार्य, जल संतुलन में सहायक, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हृदय धड़कन की गति को नियमित करना महत्वपूर्ण है, याद रखते चलना, ये सभी जरूरी है, एक जगह ला के दे रहा हूं। उसके बाद बच्चों अम्ल क्षार संतुलन में सहायक, नाड़ियों की उद्दीपन में सहायक। डेप्थ जानना है कंटेंट की, गहराई जानना है, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। एग्जाम दर्शन की सभी वीडियो देखा करो एक सीक्वेंस से, वो ना कहीं आपको एक लाभ देने का काम करेगी। हर बच्चा इस बात को ध्यान दे, क्या देगी बच्चों, एक लाभ आपको प्रोवाइड कराएगी, इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर, क्या देगी, एक लाभ देने का काम करेगी अगर आप चाहोगे तो। ठीक, साथ ही साथ पहुंच आया करो एग्जाम 24। 1 बजे दोपहर में आपको प्रैक्टिस का सेशन देता हूं यूट्यूब पर जो फ्री होता है, लाइव सेशन। अम्ल क्षार संतुलन में सहायक है, ठीक है। नाड़ियों के उद्दीपन में, शरीर के द्रव्यों के पराचरण दबाव को नियमित करना, मांसपेशियों के संकुचन को नियमित करना, कार्बोज व अमीनो अम्लों के अवशोषण को बढ़ाना, और यह रक्त दबाव और आयतन बनाए रखने में भी मदद करता है। इसका मतलब दिस इज द टू इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। उसके बाद ध्यान दो, सोडियम की जो अधिकता हो गई तो पानी शरीर में अधिक होगा, रक्त दाब बढ़ सकता है। और सोडियम अगर कम हो जाएगा तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, रक्तचाप कम हो सकता है। सोडियम पाचन में भी सहायता करता है। देखो यहाँ कह रहे थे ना रक्त दबाव के लिए, यहाँ हमने ये कंटेंट एक दे दिया। सोडियम की कमी हाइपोनेट्रेमिया कहलाती है। क्या कारण हो सकता है, व्यक्ति को अधिक पसीना आया हो बच्चों, उल्टी या दस्त हो चुका हो, या पानी वो अधिक ले चुका हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाइपो में पानी की कमी हो सकती है। ठीक, लक्षण क्या नजर आ सकते हैं सर, लक्षण कमजोरी, चक्कर, मतली, चेतना में कमी आ सकती है। इसे देखो, नमक ना खाओ तो बुद्धि काम नहीं करती, आदमी कहता अरे यार क्या तकलीफ हो गई है, तो बुद्धि करना, काम करना, ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आगे जाओ, वही होता है चेतना में कमी का आना, सोडियम के कार्य हो गए। उसके बाद देखो सर, सोडियम की अगर अधिकता होती है तो उसे हम हाइपर नेट्रेमिया के रूप में जानते हैं। किस रूप में सर, सोडियम की अधिकता को हम लोग हाइपर नेट्रेमिया बोलते हैं। सर ये जो हाइपर नेट्रेमिया है ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि सर कारण होगा नमक का ज्यादा सेवन करना, पानी की कमी का होना, लक्षण होगा कि प्यास अधिक लगेगी। जैसे किसी दिन आप खिचड़ी वगैरह खा लेते हो, पूछते ना कहीं का हो खिचड़ी खाया है का, मार पानी पिए थे ना, तो उसका मतलब ज्यादा नमक खा लिए होंगे, हो गया। दूसरा ध्यान दे, पानी की कमी हो सकती है, ऐसे केस में प्यास अधिक लगेगी, उलझन होगी, बीपी आपका बढ़ जाता है ना, बोले सो बीपी बढ़ गया यार, सोडियम की मात्रा घटाओ, नमक कम खाओ। और मेरे बच्चे ये ध्यान रखना, ठीक है, सूजन जैसी समस्या, ये क्या है सर, ये सूजन लिखा है हमने, ये ध्यान रखिए, सूजन की समस्या। विसर्जन गुर्दे के द्वारा होगा, देखिए ध्यान से, एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है के द्वारा इनका रेगुलेशन भी होता है, और इनकी कमी से एडिशंस नाम का रोग होता है जिसमें सूजन की शिकायत आती है। बात आती है क्लोरीन की, और जब बात हमारी क्लोरीन पर पहुंचती है मेरे भाई, तो क्लोरीन स्वतंत्र रूप से कोशिका के अंदर विद्यमान नहीं रहता है, क्योंकि क्लोरीन की जो प्रेजेंट है वो कोशिका के आंतरिक द्रव्य में और बाह्य द्रव्य में। आंतरिक द्रव्य में देखोगे इसका स्वरूप तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, और मेरे बच्चे ध्यान रखना बाह्य द्रव्य के रूप में पोटेशियम क्लोराइड के रूप में। स्रोत क्या है, सोडियम क्लोराइड का स्रोत ध्यान रखना, एक तो आपका साधारण नमक है, दूसरा पनीर है, फिर अंडा है, फिर मांस मछली आदि हो सकती है, लेकिन मांस में भी बेसिकली सुअर की मांस, याद रखना किसकी, सुअर की मांस। ठीक, अब मुझे सभी लोग एक बात आगे बताना, ये तो बात क्लोरीन की है। कार्य तरल एवं इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में सहयोग करना, पाचन में सहयोग करना, पीएच संतुलन में सहायता करना,
अम्ल क्षार संतुलन में सहायक और पेशियों के संकुचन में मदद करने का काम करती है। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट दे देते हैं, इनमें बहुत डेप्थ है बच्चों। जब इस डेप्थ को तुम पहचानोगे, इसकी गहराई में आओगे, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और आकर के सत्येंद्र सर से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो सुनो, क्लोरीन की बात हो गई है। अब मेरे बच्चे यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो क्लोरीन है ना मेरे भाई, यहाँ ध्यान रखो। इसने कहा जी क्लोरीन, क्लोरीन की कमी और अधिकता, यहाँ देखो अधिकता को हमने छोड़ दिया है। तो क्लोरीन की मेरे भाई जब कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्लोरेमिया बोलते हैं, और अधिकता अगर हो गई मेरे बच्चे तब, तो आप ध्यान रखना उसे हाइपर क्लोरेमिया के नाम से जानते हैं। लक्षण क्या हो सकता है? दस्त, उल्टी, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, थकान, कमजोरी, पीएच असंतुलन, मांसपेशियां ऐंठन, और अगर हाइपर हो गया तब पीएच गिरना। किसका? ब्लड का। कितना होता है रक्त का पीएच? कमेंट करके मुझे बताना। आप मुझे दो क्वेश्चन बताना, एक शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, दूसरा मुझे ये बता देना कि सर रक्त का पोटेंज वैल्यू यानी पीएच मान कितना होता है, और अगर संभव होगा तो मुझे बताना कि पीएच पैमाने की खोज किसने किया था। पीएच पैमाने की खोज, अल्टीमेट क्वेश्चन आया था ना कि पीएच क्या है ना, तो मुझे इस बात को तुम बता देना कि सर पीएच पैमाने की खोज किसने किया था, ये तुम्हें बताना है, ये ध्यान दे। क्लियर? आगे, और रक्त का पीएच कितना है ये भी बताना है। क्लियर? पीएच गिरेगा, अधिक प्यास और थकान देखने को मिलेगी, गुर्दे का दबाव बढ़ सकता है। कारण क्या हो रहा है दबाव बढ़ने का? क्योंकि सर हाइपोक्लोरेमिया हो रही, क्लोरीन की अधिकता हो रही, गुर्दे का कार्य बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। रक्तचाप बढ़ सकता है, गंभीर मामलों में गुर्दा व हृदय संबंधी गंभीर समस्या भी हो सकती है। मुद्दा आता है पोटेशियम पर, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। महत्वपूर्ण खनिज तत्व, शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 250 ग्राम तक पोटेशियम प्रेजेंट होता है, ये ध्यान देना। दूसरा, यह कोशिका के अंदर प्रमुख सकारात्मक आयन के रूप के का मतलब होता है बच्चे पॉजिटिव आयन। कैसा? पॉजिटिव आयन के रूप में होता है, ये ध्यान रखना। ये पॉजिटिव आयंस के रूप में होते। शरीर में नर्व सिग्नल, मांसपेशियों की गतिविधि और तरल संतुलन बनाए रखने में आवश्यक है। स्रोत क्या है? फल खाओगे तो केला, संतरा, तरबूज, खरबूजा, अमरूद, सीजन आ रही है झोंको। खनिज के रूप में सब्जियों में पालक खाओ, भिंडी खाओ, टमाटर खाओ, आलू खाओ, गाजर खाओ। लेकिन सर डेयरी उत्पाद लेना है तो दूध खाओ, दही खाओ, पनीर खाओ, लेकिन इनके अंदर इनकी मात्रा आप कम मात्रा में देखेंगे, मतलब कि यहाँ पर ये कम मात्रा में प्रेजेंट होती है। इस चीज को तुम्हें ध्यान देना है बच्चों। हाँ, उसके बाद ध्यान दो। अब मैं आप सभी से एक बात और करने चल रहा हूँ कि सर ये तो बात हो गई हमारी, अब आप मुझे और चूंकि बाकी बातें हैं हमें करानी है पोटेशियम के बारे में। देखो पोटेशियम का कार्य क्या है बच्चों, यहाँ ध्यान देना, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। देखो क्या कार्य है पोटेशियम का, कार्य देखिए ध्यान से। पहला, पोटेशियम के बारे में कार्य पता चल रहा है कि सर जी पोटेशियम जो हमारे यहाँ कार्य करता है वो आप पड़ोस में लिखे हैं लेकिन बताए नहीं कि ये कार्य है। तो सर ये पोटेशियम का कार्य है, ध्यान देना, सीख लो बच्चों। मुझसे मुफ्त में जो मिल जाएगा, मैंने आपसे वादा किया है कि हम मुफ्त शिक्षा दे देंगे यहाँ पर जितना मुझसे संभव हो सकेगा। लेकिन आप क्या है कि ना आप एक लाइक कर पाते हो, ना शेयर कर पाते हो, ना ही कमेंट कर पाते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। सपोर्ट तो कम से कम एटलीस्ट किया करो। अब वीडियो में हाइपो पॉइंट आएंगे तो हाइप होता है ना, हाइप। आप ध्यान रखना, लाइक करने के साथ साथ हाइप भी दे दिया करो हमें, ठीक है। इससे हमारे चैनल की गुडविल बढ़ जाएगी, तो यूट्यूब हमें रिकमेंडेशन अच्छा देगा तो मैं चैनल को बढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। तो फिर आपके लिए काम करने की ऊर्जा आ जाएगी, और ऊर्जा मुझे मिलेगी तो नो डाउट अच्छा काम करूंगा। ध्यान दो, हृदय धड़कन को रेगुलेट करना, नियमित करना, मांसपेशीय शिथिलता को कम करने का काम करता है। साथ ही साथ देखो कोशिका द्रव्य में पराशरण दाब को बनाए रखता है, नियमित करता है। कोश द्रव्य में पीएच संतुलन, जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में सहायक, और रक्तचाप को रेगुलेट करता है। पोटेशियम की कमी और अधिकता से रोग क्या होंगे यहाँ देखिए,
सर पोटेशियम की कमी, हाइपोकैलेमिया आया था इस बार एलटी एग्जाम में, ईजीटी में भी आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। ऐसे ही प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे कहाँ पर, एलटी वाले एग्जाम में। इसलिए आप ध्यान रखें कि इसे पढ़ें, क्योंकि ये काम और नाम दोनों कौन बनाएगा, आपके जीवन का एक आधार हम तय करेंगे। नाम क्या है, सत्येंद्र सर। नाम तो जानते ही होंगे सभी लोग ना, इसको जरूर लिख दिया करो बच्चों, नहीं तो लोग हमारी वीडियो को ऐसे उठाएंगे और कॉपी कर लेंगे और फिर तुम लोगों को तक भेज देंगे, पन्ना वन्ना ले लेते हैं ना लोग। तो आगे चल करके आप इसका कोई मिसयूज ना कर पाए, इसलिए नाम, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। लोग पत्थर शदिल हमको कह तो दिए, पत्थरों पर लिखे नाम मिटते नहीं। सही है। आओ भैया, पोटेशियम की कमी हाइपोकैलेमिया कहलाती है। अधिक पसीना, उल्टी, दस्त, किडनी में हार्मोनल असंतुलन कारण है। लक्षण क्या नजर आएंगे, सर लक्षण तो नजर आएंगे कि व्यक्ति को थकान लग सकती है। हमने कहा हाँ जी लग तो सकती है, बोले थकान के साथ साथ सर व्यक्ति को कमजोरी भी हो सकती है, मांसपेशी ऐंठन बढ़ेगी, जैसे मांसपेशी बढ़ रहा तो पेट की मसल ऐंठेगी तो पेट में भी दर्द होगा। हृदय धड़कन और अनियमित होना, हृदय धड़कन का अनियमित होना एराइथेमिया कहलाती है। ये आप टर्म से याद रखना, हृदय धड़कन का अनियमित होना एराइथेमिया। तो मुझे कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर भी कर देना, क्या, हृदय धड़कन की गति का बढ़ जाना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हृदय धड़कन की गति का बढ़ जाना क्या कहलाएगा, और मुझे तुम बता देना कि सर हृदय धड़कन की गति का कम हो जाना क्या कहलाता है। तो हृदय धड़कन की गति का बढ़ना और हृदय धड़कन की गति का कम होना क्या कहलाएगा, ये आप मुझे जरूर बताएंगे, पक्का बताएंगे। दूसरी चीज, हाँ हमने आप चूंकि इसको पढ़ाया है, हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है, ये बात भी तुमको ही बताना है। ठीक, देखो इसने कहा लक्षण में थकान कमजोरी तो आ गई, हृदय धड़कन अनियमित भी हो गई, चक्कर आना और शून्यपन, शून्यपन का मतलब है मांसपेशी संवेदनाओं का कम होना। देखो इसने कहा पोटेशियम की अधिकता, हाइपर कैलेमिया, जब कम होगा तो हाइपो, जब अधिक होगा तो हाइपर, दिमाग में रखना है। ठीक, देखो हाइप ये मैं कह रहा हूं कि आप हमें YouTube से दे दिया करें कमेंट करने के पहले, पॉइंट बगल में रहता। इसने कहा सर कारण क्या हो सकता, गुर्दे की असमर्थता हो सकती है, पोटेशियम सप्लीमेंट का सेवन हो सकता है, दवाओं का आपने प्रयोग अधिक कर लिया हो तो हो सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों बात को मैं और बताऊंगा कि सर इनकी कमी का तो प्रभाव आपने देख लिया ना। अब चूंकि मेरे बच्चे ध्यान हमें रखना है कि पोटेशियम की कमी तो आपने देखा, कारण तो पता चल गया, अब लक्षण क्या होगा, थकान, मैं बोल दे रहा हूं लक्षण, थकान और कमजोरी, मांसपेशीय शून्यपन और झंझनाहट, हृदय का अनियमित धड़कन और सांस लेने में कठिनाई। क्योंकि अब इसके आगे के कंटेंट हम आपको अगली वीडियो में देंगे ना, सारा कुछ एक ही जगह पा जाओगे, तो फिर आप भी कहोगे चलो भाग चलो भाग चलो भाग चलो। नहीं, अभी हमें आपको क्या बताने हैं, हमने बना दिए हैं क्या, अभी हमें आपको बताना होगा। तो हम आपको मैग्नीशियम बताएंगे, है ना, हम आपको मैग्नीशियम की कमी और अधिकता का प्रभाव बताएंगे, साथ ही साथ मेरे बच्चों हम आपको सल्फर के बारे में बताएंगे। तो ऐसी अभी बहुत सारी बातें रह गई हैं, आगे चल करके बताएंगे। फिर आगे आयरन वगैरह के बारे में भी बता देंगे। अब जरा मुझे आप सभी बताइएगा और अपना प्यारा कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा, मेरी बात को 2 मिनट सुन के तब जाइएगा, जो जल्दी भी रहती ना आपको। आप मुझे जल्दी इस बात को जरूर बता दीजिएगा बच्चों कि क्या आनंद मिल रहा है तुम एग्जाम दर्शन के साथ, अपना अनुभव जरूर बताया करिए, कमेंट करके ये बताओ कि सर कैसा लगता है, क्योंकि आपका प्रोत्साहन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। बोलो हाँ या ना, करता है या नहीं करता। तो फिर इसी बात पर मैं तुमसे एक लास्ट में प्रश्न भी पूछ ले रहा हूं कि एमडीएम का वर्तमान नाम क्या था, मैंने पढ़ाया है, और मुझे बताना कि एमडीएम की शुरुआत
राष्ट्रीय स्तर पर कब हुई? दो और क्वेश्चन, क्या क्या? एमडीएम की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर कब हुई और एमडीएम का वर्तमान नाम क्या है? एमडीएम यानी मिड डे मील। ये दो क्वेश्चन है, ना आया करे तो सर्च कर लिया करो, उससे तुम्हारी जानकारी बढ़ेगी। तुम मेरी वजह से सर्चिंग मोड में तो गए, बोलो हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में, आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि दे, सफलता दे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।